हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेकंड सेमेस्टर से सेकंड पेपर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 20वीं शताब्दी का विश्व। इससे पहले हम प्रथम, सेकंड, द्वितीय और तृतीय ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके यूनिट करने वाले हैं फोर्थ, जिसमें हम सोवियत संघ का विघटन, शीतकालीन युद्ध का अंत, विघटन की प्रक्रिया का प्रारंभ, विस्तार, समाजवाद का पतन, पूंजीवाद का पुनरुत्थान, समाज एवं राजनीति पर प्रभाव, विश्व राजनीति में परिवर्तन, द्विगुटीय से एक गुटीय विश्व व्यवस्था को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। साम्यवाद, समाजवादी खेमे, गुट के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। साम्यवाद, समाजवाद के पतन पर प्रकाश डालिए। सोवियत साम्यवाद तथा सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। गोरचेव के सुधारों के मार्ग की कठिनाई पर प्रकाश डालिए। पहले आती है प्रस्तावना। विश्व राजनीति में 1980 के दशक के उत्तरार्ध को भूकंपीय हलचल की संख्या दी जाती है। 1985 से 1991 के बीच घटित घटनाओं ने सोवियत संघ जैसे साम्यवादी समाजवादी महाशक्ति एवं सुसंगठित साम्यवादी समाजवादी खेमे को विघटन के चक्र में पीस कर रख दिया। विघटन के कारण इस प्रकार है। पहले आते हैं ऐतिहासिक कारण। हालांकि सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया 1951 में पूरी हुई थी, किंतु इसके बीज स्टालिन के कठोर शासनकाल, जो कि 1924 से 1953 के दौरान में था, उसमें बोए जा चुके थे। स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों में बलपूर्वक साम्यवादी व्यवस्था को थोप दिया था। सरकार एवं विचारधारा के इस बाध्यकारी आरोपण से जनता सदैव रोष बना रहा और शक्ति के बल पर मुखरित होने से रोक के रखा था। सोवियत गणराज्य ने भी साम्यवाद को पूर्ण उत्साह एवं इच्छा के साथ नहीं अपनाया गया था। फिर आते हैं सांस्कृतिक कारण। समाजवादी खेमे के देश एवं विभिन्न सोवियत गणराज्य भाषा, राज्य, नस्लीयता की दृष्टि से व्यापक असमानता रखते थे। यूक्रेन, लाटविया, अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे गणराज्यों के लोग भाषा एवं नस्ल के आधार पर किसी भी एकजुट नहीं हो सकते थे। वे गणराज्य स्वयं को एक पृथक राष्ट्र के रूप में ही अनुभव करते थे। सोवियत संघ में बने रहना उनकी सैनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिणाम थी। 1950 के बाद से ही सोवियत गणराज्य में रूसी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ आंतरिक वितृष्णा मौजूद थी। सोवियत साम्यवाद शासन के अंतर्गत धर्म को अफीम घोषित करके धर्म एवं आराधना स्थल को नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण सोवियत संघ एवं अन्य साम्यवादी पूर्वी यूरोपीय देशों में रहने वाले धर्मावलंबी जनता की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा था। ईसाई धर्म के अनुयायी एवं मध्य एशिया के गणराज्यों में रहने वाले मुसलमान समय समय पर अपना विरोध प्रकट करते रहते थे। बुद्धिजीवी एवं सांस्कृतिक कर्मियों का एक वर्ग भी साहित्य एवं कला के साम्यवादीकरण के कारण असंतुष्ट था। साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल माने जाने वाले नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविता एवं फिल्मों को भी प्रोत्साहन दिया गया था। कई स्वतंत्र लेखकों और विद्वानों के स्वतंत्र लेखन को पूंजीवादी विचारों से प्रेरित मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी गुट के देशों की जनता लोह यवनिका के बाहर के संसार को देख सकती थी। सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के नवयुवक पश्चिमी उपभोक्तावाद, संगीत, चलचित्र, खुली जीवन शैली से प्रभावित होने लगे। उन्नत पश्चिमी देशों की समृद्धि ने साम्यवाद की सफलता के प्रति लोगों की प्रत्यास्था को न सिर्फ धुंधला बना दिया, बल्कि उसने साम्यवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ असंतोष भी पैदा कर दिया। इस प्रकार संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, यातायात के विकास ने भारी मात्रा में असंतोष रूपी विस्फोट एकत्रित कर दिया, जिसमें मात्रा विस्फोट होना जारी था।
मतलब बाकी था, सिर्फ एपिसोड होना ही बाकी था। आर्थिक कारक। साम्यवादी देशों की विफलता इस बात से स्पष्ट हो चुकी थी कि इसमें पूंजीवादी समाजों से आगे निकलने के अपने दावे को पूरा करने में असमर्थ साबित हुई थी। सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के देश औद्योगिक उत्पादन, प्रौद्योगिकी विकास तथा खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़े हुए थे। ये जीवन स्तर में सुधार की बढ़ती जन आकांक्षाओं को पूरा करने में भी विफल रहे। सोवियत संघ के गणराज्य भी आर्थिक असमानता के शिकार थे। गणराज्यों को सोवियत संघ के उत्पादन में वृद्धि हेतु कच्चा माल प्राप्त करने का स्रोत माना गया था। प्रत्येक गणराज्य में किसी एक चुनिंदा फसल या उद्योग के विकास का ही प्रयास किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गणराज्य समग्र आर्थिक विकास की उपलब्धि से वंचित रहे। बेलारूस, आर्मेनिया एवं यूक्रेन जैसे गणराज्य अपनी आर्थिक प्रभुत्व के प्रति अधिक संवेदनशील थे। अनेक गणराज्य राष्ट्रीय आय में व्यापक योगदान देने के बावजूद अनुपातिक रूप से थोड़ा ही लाभ हासिल कर पाते थे। 1985 के बाद से आर्थिक आधार पर विरोधों का प्रकट होना प्रारंभ हो गया। फिर आते हैं राजनीतिक कारक। उपयुक्त विफलताओं के कारण साम्यवादी दल एवं उनके नेताओं के प्रति जनता का अविश्वास काफ़ी बढ़ चुका था। जनता गैर लोकतांत्रिक ढंग से थोपे गए नए नेताओं की तानाशाही प्रवृत्ति से त्रास आ चुकी थी। साम्यवादी अधिनायक तंत्र के विरोध में बुद्धिजीवी एवं नव युवकों द्वारा अनेक गुप्त संगठन स्थापित कर लिए गए थे। पूर्वी यूरोप के देशों में 8वें दशक के उत्तरार्ध में रैलियां, सभाओं एवं प्रदर्शनों की लहर सी उठ चुकी थी। इससे पहले की भांति कुचलना आंतरिक एवं बाह्य दबावों के कारण असंभव हो गया था। सोवियत गणराज्य में भी स्वायत्तता, पृथकत्व की मांगें मुखर होती जा रही थी। गणराज्यों में साम्यवादी दल के केंद्रीय नेताओं का लंबा कार्यकाल स्थानीय अभिजात वर्ग में असंतोष को जन्म देता था। एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन में पृथकतावादी आंदोलन निरंतर मजबूत होते गए। पश्चिमी देशों की भूमिका। पश्चिमी देशों द्वारा पूर्वी यूरोप की जनता को व्यवस्थागत सुविधाओं की मांग हेतु संगठित होने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा था। सोवियत गणराज्य के लोग भी बाहर के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को लेकर चल रहे संघर्षों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पूर्वी यूरोप के देश असंतुष्ट सोवियत गणराज्य पश्चिमी देशों से आर्थिक एवं सैन्य सहायता की उम्मीद रखते थे। मिखाइल गोर्चेव के सुधार। मिखाइल गोर्चेव के 54 वर्ष की आयु में मार्च 1985 में सोवियत संघ की सत्ता प्राप्त की। वे देश के रूपांतरण एवं पुनर्जीवन द्वारा खुर्शचेव काल के बाद की नीरसता को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके लिए गोर्चेव द्वारा ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार की नीतियां अपनाई गई थी। नए विचारों ने सबसे पहले विदेशी मामलों को प्रभावित किया। देतांत की पहल, चीन के साथ संबंधों के सुधार, अफगानिस्तान से सेना की वापसी और अंततः शीत युद्ध की अति केंद्रीयता, समग्र राज्य स्वामित्व एवं भारी उद्योगों के विस्तार जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पैदा कर देता था, की आलोचना की। गोर्चेव साम्यवाद को समाप्त नहीं करना चाहते थे। वे स्टालिनवादी व्यवस्था को मानवीय एवं लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में रूपांतरित करने के इच्छुक थे, किंतु विदेशी मामलों की भांति उन्हें घरेलू मामलों में सफलता हासिल नहीं हो सकी। ग्लासनोस्ट के तहत अनेक असंतुष्टों को जेल से रहा कर दिया गया। समाचार पत्र, टेलीविज़न को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। प्रतिबंधित स्टालिन विरोधी फिल्में एवं उपन्यासों को प्रदर्शित एवं प्रकाशित करने की भी छूट दे दी गई। आर्थिक सुधारों के तहत लघु उद्योग सेवाओं के निजीकरण की अनुमति दे दी गई थी। राज्य उद्योग कानून में सुधार करके फैक्ट्रियों को उपभोक्ताओं के आदेश पर उत्पादन करने की छूट दी गई थी। राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत जनवरी 1987 में दलीय आंतरिक लोकतंत्र की घोषणा की गई थी। स्थानीय सोवियतों
के सदस्य स्थानीय साम्यवादी दल के बजाय जनता द्वारा चुने जाने थे। 1988 में केंद्रीय सरकार के ढांचे में परिवर्तन करते ही सुप्रीम सोवियत को कांग्रेस ऑफ पीपल्स डिप्टीज द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह कांग्रेस एक लघु आकार वाली सुप्रीम सोवियत का चुनाव करती थी। इसी लघु सुप्रीम सोवियत का प्रधान राज्य का प्रमुख माना गया। मई 1989 में प्रथम कांग्रेस ऑफ पीपल डिप्टीज के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसी प्रथम कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में साम्यवादी दल हेतु आरक्षित स्थानों को समाप्त करने का विचार दिया गया। मार्च 1990 में गोर्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति की 2 परामर्शदात्री परिषद थी। एक में राष्ट्रपति की व्यक्तिगत सलाहकार थे और दूसरे में 15 गणराज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इन नवीन निकायों ने पुरानी व्यवस्था को पूर्णतः उपक्षेपित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवादी दल की विशेषाधिकारपूर्ण स्थिति को गंभीर आघात पहुंचा। किंतु गोर्चेव के सुधारों के मार्ग में शीघ्र ही कई कठिनाई आकर खड़ी हो गईं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, तीव्र सुधारवादी एवं पुरातन पंथियों का विरोध। बोरिस एल्त्सिन जैसी पार्टी के कुछ सदस्य सुधारों को अपर्याप्त मानते थे। वे लोग पश्चिमी ढंग की बाजार अर्थव्यवस्था को अतिशीघ्र अपनाना चाहते थे, जबकि इगोर लिगाचेव जैसे पारंपरिक साम्यवादी गोर्चेव के सुधारों को अत्यंत उग्र और साम्यवादी दल के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। इन मतभेदों के कारण ही साम्यवादी दल 2 विपरीत गुटों में बंट गया था। गोर्चेव के लिए प्रत्येक गुट को संतुष्ट करना संभव नहीं था, यह असंभव था। कांग्रेस द्वारा मई 1989 में चुनी गई सुप्रीम सोवियत में रूढ़िवादियों का बहुमत था। इनमें एल्त्सिन एवं अन्य उग्र सुधारवादियों को नहीं चुना गया था। एल्त्सिन, जिसने मॉस्को में भ्रष्ट साम्यवादी दल संगठन को साफ सुथरा कर दिया था, उसको लोकप्रियता के कारण मॉस्को में व्यापक प्रदर्शन हुए, जिन्हें ग्लासनोस्ट के कारण पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इसका प्रवाह अंततः साम्यवादी दल के विरोध की दिशा में मुड़ गया। आर्थिक सुधारों की अपर्याप्त उपलब्धियां। 1988 से 1989 की आर्थिक विकास दर में पूर्व के वर्षों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 1991 में राष्ट्रीय आय में 15% की गिरावट हुई। अर्थशास्त्रियों द्वारा सोवियत संघ में गंभीर आर्थिक संकट की आकांक्षाएं व्यक्त की गई। इस संकट का मुख्य कारण राज्य उद्योग कानून के हानिकारक परिणामों में निहित था। मुख्य समस्या यह थी कि मजदूरी पूरी तरह से उत्पादन पर निर्भर थी, किंतु क्योंकि उत्पादन की मांग रूबल के मूल्य द्वारा की जाती थी, अतः फैक्ट्रियों ने समग्र उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा अधिक महंगी वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे मजदूरी में तीव्र वृद्धि हुई और सरकार को मजदूरी के भुगतान हेतु अधिक मुद्रा छापने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुद्रास्फीति और बजट घाटे में तीव्र वृद्धि हुई। साबुन, घरेलू बर्तन, टेलीविज़न सेट, खाद्य सामग्री जैसे मूलभूत उत्पादकों की आपूर्ति में भारी कमी आ गई और इन उत्पादों को पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। जुलाई 1989 में साइबेरिया की कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने नहाने का साबुन न होने की वजह से रुष्ट होकर हड़ताल शुरू कर दी। इसमें साइबेरिया के अतिरिक्त कजाकिस्तान एवं यूक्रेन के खनन कर्मी भी शामिल थे। 1917 के बाद होने वाली यह सबसे प्रमुख हड़ताल थी। इसमें लगभग 5 लाख खनन कर्मियों ने भागीदारी की थी। इनकी मांगों में जीवन स्तर एवं कार्यदशा में सुधार के अतिरिक्त साम्यवादी दल के विशेषाधिकार में कमी करना भी शामिल था। सरकार द्वारा अधिकांश मांगें स्वीकार कर लेने के पश्चात हड़ताल समाप्त हो गई, किंतु सामान्य आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। 1990 की शुरुआत में जनसंख्या का 1/4 भाग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा था। गोर्चेव द्वारा शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन पर नियंत्रण खो चुके थे। खनन कर्मियों की सफलता ने उग्र सुधारवादियों को तीव्र एवं आमूल परिवर्तन हेतु दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रवादी दबाव। सोवियत संघ में सम्मिलित 15 पृथक गणराज्यों की अपनी अपनी संसदें थीं।
गणराज्यों की स्टालिन के समय से ही कड़े नियंत्रण में रखा गया था, किंतु ग्लासनोस्ट एवं पेरोस्ट्रोइका ने इन्हें मास्को से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने एवं अपनी संसदों की शक्ति में वृद्धि करने हेतु प्रयास करने को प्रोत्साहित किया। संकट की शुरुआत नागोर्नो कराबाख के छोटे से ईसाई बहुल स्वायत्त प्रदेश से हुई थी, जो कि मुस्लिम बहुल अज़रबैजान गणराज्य का एक भाग था। नागोर्नो कराबाख की संसद ने फरवरी 1998 में आर्मेनिया ईसाई बहुल में सम्मिलित होने की प्रार्थना की, जो कि गोर्बाचेव द्वारा नामंजूर कर दी गई। शीघ्र ही आर्मेनिया एवं अज़रबैजान के मध्य लड़ाई शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मॉस्को का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। पूर्वीय यूरोप की घटनाओं से प्रेरित होकर मार्च 1990 में लिथुआनिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लाटविया और एस्टोनिया ने भी इसका अनुसरण किया। मॉस्को द्वारा तीनों की स्वतंत्रता को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। मई 1990 में बोरिस एल्त्सिन के रूसी संसद का राष्ट्रपति बनने के कारण भी स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। गोर्बाचेव एवं एल्त्सिन के बीच कई मुद्दों पर असहमति कायम थी। एल्त्सिन ऐच्छिक संघ, साम्यवादी दल की समाप्ति और बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जबकि गोर्बाचेव इन्हें सीमित ढंग से करना चाहते थे। संकट के गहराते जाने के साथ साथ गोर्बाचेव एवं येल्त्सिन द्वारा मिलकर कार्य करने की कोशिशें की गईं और एक बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव की दिशा में जाने की तैयारी होने लगी। कट्टर साम्यवादियों द्वारा इन प्रयासों का कड़ा विरोध किया गया और जुलाई 1990 में येल्त्सिन द्वारा साम्यवादी दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया। अप्रैल 1991 में जॉर्जिया ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गणराज्य की राष्ट्रवादी उभार को दबाने हेतु भेजी गई सोवियत सेनाओं के विरुद्ध व्यापक जनप्रदर्शन हुआ। मई 1991 में गोर्बाचेव द्वारा 15 गणराज्यों के नेताओं को मॉस्को बुलाया गया और उन्हें ऐच्छिक संघ का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई, जिसमें मॉस्को का गणराज्य पर न्यूनतम नियंत्रण रहने का निर्णय लिया गया। अगस्त 1991 में इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए। इस समझौते से असंतुष्ट कट्टर साम्यवादियों ने उपराष्ट्रपति जोनादी एनाएव के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह कर दिया। 18 अक्टूबर को कीमिया में छुट्टी मना रहे गोर्बाचेव को घर में नज़रबंद कर दिया गया और उन पर यनाएव को सत्ता सौंपने के लिए दबाव डाल दिया गया। सेना ने मॉस्को में सार्वजनिक भवनों पर कब्जा जमा लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। गोर्बाचेव द्वारा की गई नए संघ की संधि को निरस्त कर दिया गया, किंतु सत्ता पलट हेतु किए गए यह प्रयास पूर्णतः असंगठित था तथा साम्यवादी बोरिस येल्त्सिन को गिरफ्तार करने में असफल रहे। येल्त्सिन ने रूसी संसद के सामने एक टैंक पर खड़े होकर विद्रोह को अवैध ठहराया और मॉस्को की जनता से समर्थन की मांग की। सेना अब पूर्णतः असमंजस की स्थिति में आ गई कि किस पक्ष का साथ दे। अंत में सेना ने येल्त्सिन के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सेना का एक वर्ग सुधार के प्रति सहानुभूति रखता था। 20 अगस्त को मॉस्को की सड़क पर येल्त्सिन के समर्थकों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सेना जन प्रतिरोध के आगे पूरी तरह से विवश हो गई और 21 अगस्त को विद्रोही साम्यवादियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गोर्बाचेव पुनः मॉस्को आ गए, किंतु अब स्थितियां पूर्णतः बदल चुकी थी। गोर्बाचेव ने साम्यवादी दल के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया तथा साम्यवादी दल को रूसी गणराज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। येल्त्सिन नायक के रूप में उभर चुके थे और गोर्बाचेव को शीघ्र ही किनारे कर दिया गया। येल्त्सिन ने रूसी संघ पर एक पृथक गणराज्य के रूप में शासन किया तथा मुक्त बाजार
अर्थव्यवस्था की दिशा में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किए। इसी बीच 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन के स्वतंत्र होने के पश्चात सोवियत संघ का विघटन पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। याल्त्सिन ने पहले से गणराज्य के नवीन संघ के निर्माण हेतु वार्ता प्रारंभ कर रखी थी। इस संघ में सबसे पहले 8 दिसंबर 1991 को रूसी संघ, यूक्रेन एवं बेलारूस शामिल हुए। बाद में 8 अन्य गणराज्य भी इसमें शामिल हो गए। इस नवीन संघ को स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS नाम दिया गया। संघ के सभी सदस्य राष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र एवं रक्षा एवं आर्थिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सहमत थे। इस नवीन घटनाक्रम ने गोरचेव द्वारा सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में निभाई जा रही भूमिका को अप्रासंगिक बना दिया और 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सोवियत संघ के विघटन के अतिरिक्त पूर्व यूरोप के देशों में साम्यवाद के पतन का प्रमुख कारण गोरचेव की नीतियों को ही माना जाता है। गोरचेव के सुधारवादी फैसलों का पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन पर नैतिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ा। 1988 में गोरचेव द्वारा पूरी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी से सोवियत सेनाओं को वापस बुला लिया गया। इन देशों में साम्यवादी शासन के सामने कोई खतरा उपस्थित होने पर भी सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप न करने की घोषणा कर दी गई। अब वे देश बाह्य समर्थन के आधार पर संकट को टालने की आशा नहीं कर सकते थे। इन देशों में शासन अब पुराने ढंग से शासन नहीं कर सकते थे और न ही विरोधी समूह में बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप का भय शेष रह गया था। इस प्रकार गोरचेव के सुधारों ने साम्यवादी देशों में चल रहे असंगठित विरोध को संगठित तथा सक्रिय रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साम्यवाद के पतन से पूर्वी यूरोप में हुए राजनीतिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के हेतु परिवर्तन। 1981 में सत्तासीन हुए जनरल जेरुजेलिंस्की द्वारा सॉलिडेरिटी क्रमिक संघ आंदोलन की जनमत संग्रह की मांग को ठुकरा दिया गया और आपात शासन लागू कर दिया गया। 1983 में सरकार का नियंत्रण मजबूत होने के बाद आपातकाल की घोषणा वापस ले ली गई। 1988 में आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के कारण पुनः विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद सोवियत हस्तक्षेप न होने के कारण जेरुजेलिंस्की बल प्रयोग करने से डर रहा था। फरवरी 1989 में साम्यवादी सरकार, सॉलिडेरिटी एवं अन्य विपक्षी दलों के मध्य वार्ता प्रारंभ हुई। अप्रैल 1989 में सोवियत संघ में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहले आते हैं, सॉलिडेरिटी को राजनीतिक दल की मान्यता दे दी गई। संसद में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। निम्न सदन में 65% स्थान साम्यवादियों के लिए आरक्षित किया गया। सीनेट के लिए स्वतंत्र चुनाव होने लगे और दोनों सदनों द्वारा मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करना था, जो बाद में प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। तो देखो पहले क्या है, सॉलिडेरिटी को राजनीतिक दल की मान्यता दी गई थी। संसद में 2 सदनों की व्याख्या या व्यवस्था की गई थी। इन सदनों में 65% स्थान साम्यवादियों के लिए आरक्षित किया गया था। सीनेट के द्वारा स्वतंत्र चुनाव हुए थे। दोनों सदनों द्वारा मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करना था, जो बाद में प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। जून 1989 में संपन्न चुनावों में सॉलिडेरिटी ने सीनेट की 100 सीटों में से 92 पर विजय प्राप्त की और निम्न सदन में भी 160 सीटें प्राप्त की। आरक्षित सीटों के कारण जेरुजेलिंस्की राष्ट्रपति बनने में सफल रहे, किंतु इससे सॉलिडेरिटी समर्थक तेदुस मुजोविकी को प्रधानमंत्री चुनना पड़ा, जो साम्यवादी गुट के देशों में पहले गैर साम्यवादी नेता थे। मुजोविकी ने साम्यवादियों तथा सॉलिडेरिटी
के गठबंधन वाली सरकार का निर्माण किया। अन्य पूर्वीय यूरोपीय देशों में साम्यवाद के पतन की घटना के बाद पोलैंड में अग्रगामी परिवर्तन के तहत साम्यवादियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दिसंबर 1990 में चुनाव में लोक वालेसा, जो सॉलिडरिटी के नेता थे, उनको राष्ट्रपति चुने जाने के साथ पोलैंड में शांतिपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। फिर आता है हंगरी। हंगरी में साम्यवादी शासन जोनास कादर द्वारा 1985 में विकेंद्रीकरण की दिशा में सुधार करने प्रारंभ कर दिए गए और 1987 तक हंगरी का साम्यवादी दल 2 गुटों में बंट चुका था। एक गुट उग्र सुधारों का पक्षधर था, जबकि दूसरा गुट कठोर केंद्रीय नियंत्रण की वापसी का। अंत में मई 1988 की दलीय बैठक में सुधारवादियों की विजय हुई और सितंबर 1989 में हंगरी की सीमाएं खोलकर पूर्वी जर्मनी के हजारों नागरिकों को ऑस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी जाने की अनुमति देकर सरकार ने पश्चिमी देशों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर दी। सुधारों को व्यापक एवं तीव्र बनाने के उद्देश्य से भी फ्री डेमोक्रेट एवं डेमोक्रेटिक फोरम नामक बड़े दल में एक उदार गठबंधन का निर्माण किया था दोनों ने। हंगरी के साम्यवादी नेताओं ने भी पोलैंड का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग अपनाया। मार्च 1990 में स्वतंत्र चुनाव हुए, जिसमें साम्यवादियों की हंगेरियन सोशलिस्ट पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। विजय डेमोक्रेटिक फोरम के नेता जोसेफ स्टाल को नया प्रधानमंत्री चुना गया। पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी शासक, जो कि 1971 से ही सत्तारूढ़ थे, एरिक होनेकर ने सुधारों की मांग को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया, किंतु शीघ्र ही गार्चेव की पश्चिमी जर्मनी की यात्रा जून 1989 हो गई है ना। हजारों लोगों के पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी देशों की ओर पलायन अगस्त सितंबर 1989 में तथा पोस्टेस्ट चर्च द्वारा समर्थित न्यू फोरम नामक दल के नेतृत्व में किए गए व्यापक प्रदर्शनों अक्टूबर 1989 ने होनेकर को विचलित कर दिया। होनेकर प्रदर्शनकारियों को हिंसा द्वारा कुचलना चाहता था, किंतु अन्य दूसरे साम्यवादी इसके लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने होनेकर को हटाकर ईगोन केन्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ईगोन ने समझौतावादी रुख अपनाते हुए बर्लिन की दीवार को खोलने का आदेश दिया। 9 नवंबर 1989 एवं स्वतंत्र चुनाव कराने का वायदा किया गया। महाशक्तियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न करने का संकेत दे दिया गया। इसके पश्चात पश्चिमी जर्मनी के राजनीतिक दलों ने पूर्वी जर्मनी की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करना शुरू कर दिया। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने पूर्वी जर्मनी का चुनावी दौरा किया और मार्च 1990 में अपनी पार्टी CDU को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। पूर्वी जर्मनी में CDU के नेता लोथार डी मोजेरी प्रधानमंत्री बने, जो कि एकीकरण की दिशा में क्रमिक रूप से बढ़ना चाहते थे, किंतु जन दबाव के कारण एकीकरण की प्रक्रिया को अतिशीघ्रता के साथ पूरा करना पड़ा। गोर्चेव ने 1994 तक पूर्वी जर्मनी से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने का वायदा किया और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। दिसंबर 1990 में एकीकृत जर्मनी के संपन्न हुए चुनावों में हेलमुट कोल को पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन को विजय हासिल हुई और हेलमुट कोल संयुक्त जर्मनी के पहले चांसलर बने। साम्यवादियों के दल PDS पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को बुडस्टैक संसद का निचला सदन में मात्र 17 स्थान, जो कि 662 में से था, वही प्राप्त हुआ या प्राप्त कर सके। फिर आता है चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप की सर्वाधिक सफल अर्थव्यवस्था में से एक है। 1970
के दशक में पश्चिम के साथ व्यापक रूप से व्यापार चल रहा था और उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में मजबूती बनी रही। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही आर्थिक समस्याएं उभरने लगी और 1962 से ही सत्तारूढ़ हुर्शाक द्वारा 1987 में त्यागपत्र दे दिया गया। उत्तराधिकारी मिलोश ज़ेक की छवि सुधारकर्ता की नहीं बल्कि शीघ्र ही कुछ दिन के भीतर तीव्रगामी परिवर्तन हो गए, जिन्हें बेलवेट क्रांति के नाम से जाना जाता है। 17 नवंबर 1989 को प्राग में एक विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ जिसे पुलिस द्वारा कड़ाई से तितर-बितर कर दिया गया। अब चार्टर्ड 77 का नेतृत्व कर रहे नाटककार वैक्लाव हावेल द्वारा जन विरोध की अगुवाई करते हुए एक राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की गई। यह साम्यवादी सरकार के पतन हेतु पर्याप्त साबित हुए। ज़ेक द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और 29 दिसंबर को संघीय सभा ने वाक्लाव हावेल को नया राष्ट्रपति चुन लिया। रोमानिया निकोलाई चेचुस्कू के नेतृत्व वाली सरकार दुनिया की सर्वाधिक क्रूर एवं दमनकारी सरकारों में से एक है। पहला विरोध प्रदर्शन सुरक्षाकर्मियों द्वारा सताए गए एक पारदी के समर्थन में पश्चिमी रोमानिया के एक छोटे से कस्बे तिमिसोरा में हुआ था। इसे निर्दयतापूर्ण कुचल दिया गया। इसमें अनेक लोग मारे गए थे। 17 दिसंबर 1989 को हुआ था। इस घटना ने पूरे देश की जनता को भड़का दिया। 4 दिन बाद पार्टी मुख्यालय में लोगों को संबोधित कर रहे चेचुस्कू के सामने बुखारेस्ट की जनता ने विरोधी नारे लगाए। सेना द्वारा गोली चलाए जाने से कई लोग मारे गए, किंतु अगले दिन और भीड़ सड़कों पर उतर आई। अब सेना द्वारा निर्दोष जनता पर गोलीबारी करने से मना कर दिया गया। चेचुस्कू को सपत्नीक गिरफ्तार कर लिया गया और 25 दिसंबर 1989 को एक सैनिक न्यायाधिकरण के आदेश पर दोनों को गोली से उड़ा दिया गया। चेचुस्कू के बाद भी रोमानिया में साम्यवाद को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था। वहाँ सॉलिडेरिटी पोलैंड की तरह और चार्टर 77 चेकोस्लोवाकिया की भांति कोई भी लोकतांत्रिक दल या संगठन नहीं था। चेचुस्की के पतन के बाद सत्ता संभालने वाले नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट ने पूर्व साम्यवादियों का वर्चस्व था। चेचुस्की की सरकार के सदस्य रह चुके इयोन लेउस्कू को राष्ट्रपति बनाया गया। नई सरकार इस बात का दृढ़ता से खंडन कर रही थी कि वह एक भिन्न नाम से काम करने वाली साम्यवादी सरकार है। नवंबर 1996 में चुनावों में एक ईसाई लोकतंत्रवादी एमिल कॉन्टेनेस्कू को राष्ट्रपति चुना गया, जो कि गैर साम्यवादी गठबंधन के नेता थे। नेक्स्ट आता है बुल्गारिया। 1954 से ही सत्ता पर काबिज साम्यवादी नेता तोदोर ज़िवकोव द्वारा गोरचेव की अपील के बावजूद सभी सुधारों की मांग को अस्वीकार कर लिया गया। प्रगतिशील साम्यवादियों ने इससे छुटकारा पाने का निर्णय किया। दिसंबर 1989 में पोलित ब्यूरो द्वारा ज़िवकोव को पद से हटा दिया गया और जून 1990 में स्वतंत्र चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। साम्यवादियों द्वारा गठित बुल्गारियन सोशलिस्ट पार्टी ने चुनावों में यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आसानी से पराजित कर दिया। साम्यवादी अपने सुदृढ़ प्रचार तंत्र द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि पूंजीवाद को पूर्णतः अपना लेने से देश में आर्थिक संकट की स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट आता है अल्बानिया। अल्बानिया में सोवियत संघ की सहायता के बिना 1945 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 1946 से 1985 में अनवर होजा द्वारा अल्बानिया का शासन संभाला गया और स्टालिन की नीतियों का अनुसरण किया गया। होजा के उत्तराधिकारी
रमीज़ आलिया के समय अल्बानिया यूरोप का सर्वाधिक गरीब एवं पिछड़ा देश था। 1991 में प्रारंभ में अनेक अल्बानियाई नवयुवक रोजगार की तलाश में एड्रियाटिक सागर पार करके इटली पहुंच गए, जिसमें से अधिकांश को वापस भेज दिया गया। इसी समय विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए गए और होजा एवं लेनिन की प्रतिमाएं उखाड़ फेंक दी गईं। अंत में साम्यवादी नेतृत्व ने स्वतंत्र चुनाव को मंजूरी दे दी और 1992 में सालिबोरिस्का पहले गैर साम्यवादी राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। शीत युद्ध की समाप्ति की पृष्ठभूमि देखते हुए इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति की पृष्ठभूमि बताना है और प्रयास क्या क्या किए गए। पृष्ठभूमि 1985 के बाद से परिस्थितियों में परिवर्तन आया और 1985 से 1991 तक का काल शीत युद्ध के अंत का काल रहा है, अर्थात सेकंड महायुद्ध के बाद से 1985 तक के काल को शीत युद्ध का काल कहा जाता है। इस काल में सोवियत संघ सोवियत रूस और अमेरिका के संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन आया है। शीत युद्ध काल द्वितीय महायुद्ध से 1985 तक में दोनों ही विनाशकारी अस्त्र शस्त्र के आविष्कार एवं उत्पादन में लगे हुए थे, किंतु साथ ही इन्होंने यह भी अनुभव किया था कि परमाणु शस्त्रों के संबंध में भी कोई समझौता हो जाना चाहिए ताकि दोनों देशों में हो रहे रक्षा अनुसंधान एवं उत्पादन के बजट में कमी की जा सके। अतः शीत युद्ध काल के दोनों पक्षों के मध्य आंशिक परीक्षण निषेध संधि 1963 एवं परमाणु अप्रसार संधि 1968 और 1972 में युद्ध नैतिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट प्रथम एवं द्वितीय रूप से ऐसे प्रयास हो चुके थे। कौन कौन से हुए हैं? पहले आता है आंशिक परीक्षण निषेध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968 और 1972 में युद्ध नीतिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट प्रथम और दूसरे के रूप में ये संपन्न हो चुकी थी। शीत युद्ध के अंत में इस दौर में अमेरिका विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज एवं सोवियत विदेशी मंत्री आंद्रेसी गोमिकी को मध्य जनवरी 1985 में हुई मुलाकात ने इस कार्य को नई दिशा दी। इन्होंने इस संबंध में नवंबर 1985 में गोर्चेव रीगन शिखर वार्ता की आधार भूमि तैयार की। तदनुसार 19-20 नवंबर 1985 को रीगन और गोर्बाचेव आपस में मिले। यहाँ दोनों नेताओं ने परमाणु युद्ध नहीं करने एवं सैनिक वर्चस्व के प्रयत्नों के परित्याग, हथियारों की होड़ रोकने एवं रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, बल प्रयोग को वर्जित करने, परस्पर अमेरिका एवं रूस की यात्रा करने एवं वाणिज्य दूतावास खोलने, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग करने में सहमति व्यक्त की। शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद एक शिखर सम्मेलन, समझौते एवं तनाव समाप्त करने की घटनाएं होती चली गईं और 1991 में युद्ध जो शीत युद्ध है वह समाप्त हो गया। प्रयास कौन कौन से किए गए थे? तो पहला 1985 के बाद 1986 में 11-12 अक्टूबर रिकजाविक आइसलैंड में रीगन एवं गोर्बाचेव के मध्य पुनः शिखर वार्ता हुई, जिसमें आगामी 5 वर्षों में सामरिक हथियारों में 50% कटौती करने एवं यूरोप में मध्य दूरी के प्रक्षेपास्त्र समाप्त करने और एशिया में सोवियत रूस के मध्य दूरी के प्रक्षेपास्त्र कम करने के आदि विषयों पर सहमत हो गई, किंतु रीगन द्वारा स्टार वॉर्स योजना स्थापित नहीं किए जाने के प्रश्न पर वार्ता असफल हो गई। 1987 में अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य परस्पर सैनिक गतिविधियों की जानकारी देने एवं वॉशिंगटन एवं मॉस्को में परमाणु जोखिम निरस्त्रण केंद्र खोलने पर भी एक समझौता हो गया। 8 से 10 दिसंबर 1987 को रीगन एवं गोर्बाचेव के मध्य तीसरी शिखर वार्ता हुई,
9 दिसंबर को दोनों नेताओं ने INF नामक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सोवियत रूस ने SS-4, SS-12, SS-20 और SS-23 प्रक्षेपास्त्रों को और अमेरिका ने पर्शिंग ए 2A प्रक्षेपास्त्रों को समाप्त करने का निश्चय किया। यह संधि शीत युद्ध की समाप्ति एवं निशस्त्रीकरण एवं विश्व की शांति की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यह प्रथम संधि थी जिसमें प्रतिद्वंदी महाशक्तियों ने स्वयं द्वारा निर्मित शस्त्रों को नष्ट करने का वचन दिया। इस संधि के अतिरिक्त इन वार्ताओं में 1988 से अमेरिका एवं रूस के बीच सीधी वायु सेना प्रारंभ करने एवं दोनों देशों ने अपने यहाँ की परमाणु क्षमता की जांच करने के लिए एक दूसरे को निरीक्षण की सुविधा देने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। फिर आता है 1 जून 1988 को मॉस्को में रीगन एवं गोर्बाचेव के मध्य वार्ताओं के 4 दौर हुए, जिसमें सहमति के आधार पर दोनों देशों के मध्य परमाणु विस्फोटों की साझा जांच, अंतर और महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण की परस्पर सूचना देने के हस्ताक्षर हुए। अमेरिका गुट के पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति हेलमुट कोhl ने 24 से 27 अक्टूबर 1988 को मॉस्को की यात्रा की। शीत युद्ध के आरंभ होने के बाद पश्चिमी जर्मनी के किसी राष्ट्रपति के सोवियत रूस की यह प्रथम यात्रा थी। इस यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि अब पश्चिमी यूरोप के देशों का रूस से अलगाव समाप्त हो रहा है। 8 दिसंबर 1988 को गोर्बाचेव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्वीय यूरोप के देशों में 5 लाख सैनिक हटाने एवं जो परंपरागत हथियार हैं उनमें 30% तक की कटौती करने की घोषणा कर दी। दिसंबर 1989 को सोवियत मंत्री सेवर्ज नास्ते ने नाटो के ब्रुसेल्स कार्यालय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सोवियत संघ एवं इन देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने पर सहमति हुई। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में विभाजित करने वाली शीत युद्ध की पराकाष्ठा प्रतीक दीवार ध्वस्त कर दी गई। इस कार्यवाही का सोवियत संघ ने भी कोई विरोध नहीं किया। 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का आर्थिक एकीकरण, 3 अक्टूबर 1990 को राजनीतिक एकीकरण भी हो गया। इसके साथ ही समीकरण पलट गए और शीत युद्ध के बादल छटने लगे। 5 से 6 जुलाई 1990 को नाटो देशों के लंदन शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने नाटो एवं वार्सा पैक्ट के मध्य शीत युद्ध समाप्ति की एवं जर्मनी में सैनिकों की संख्या कम करने की घोषणा करने हेतु कहा कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की संख्या कम होने पर नाटो पश्चिमी जर्मनी से प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। साथ ही नाटो देशों ने वार्सा पैक्ट के देशों के समक्ष अनाक्रमण संधि की घोषणा की और परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। सितंबर 1990 में हेलसिंकी वार्ता के साथ राष्ट्रपति बुश एवं गोर्बाचेव ने कुवैत पर इराकी आक्रमण की निंदा की एवं सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। 9 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो एवं वार्सा संधि देशों के उपशासनाध्यक्ष ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों गुटों के सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि की संख्या निश्चित कर दी गई। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1951 को वार्सा पैक्ट समाप्त की घोषणा कर दी गई। 31 जुलाई 1951 को मॉस्को में अमेरिका राष्ट्रपति बुश एवं सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों की कटौती की गई। स्टार्टअप संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार दोनों महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्रों
या शस्त्रों के 30% कटौती करने का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अखाड़ा बने उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य संधि हो गई। इसी दिन रूस एवं अमेरिका के मध्य 1 जनवरी 1992 में अफगानिस्तान में प्रतिद्वंद गुटों को सैन्य सामग्री की आपूर्ति बंद किए जाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1991 के अंत के साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व राजनीति में द्विगुटीय से एक गुटीय विश्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व पर एक निबंध लिखिए। विश्व पद्धति में द्विध्रुवीकरण से एक ध्रुवीय परिवर्तन का वर्णन कीजिए। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार के पतन एवं सोवियत संघ के विघटन को शीत युद्ध की समाप्ति का सूचक माना जाता है। सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध काल में एक महाशक्ति के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल से विलोपित कर दिया था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में वर्चस्वमान था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीकरण की स्थिति का अंत हो गया और विश्व राजनीति का स्वरूप अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गया था। शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सोवियत संघ के खाली स्थान की पूर्ति करने की क्षमता किसी भी राष्ट्र में नहीं थी। परमाणु हथियारों के संग्रह की दृष्टि से चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी पीछे थे। आर्थिक सुदृढ़ता, राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक गतिशीलता, वैज्ञानिक प्रगति एवं व्यापक सामरिक क्षमता के गठजोड़ ने अमेरिका को तुलनात्मक रूप से सर्वोच्चता की स्थिति पर पहुंचा दिया था। यहीं से विश्व में अमेरिका प्रभुत्ववाद के दौर की शुरुआत हुई। वैश्विक मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखकर नीति निर्माण कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अमेरिकी प्रभुत्व के स्वरूप को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। राजनीतिक प्रभुत्व। साम्यवाद के पतन के बाद अमेरिकी नीति निर्धारकों द्वारा पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को नवीन और उन्नत अंतर्राष्ट्रीय समाज की अपरिहार्य जरूरत घोषित किया गया। साम्यवाद की विफलता एवं चीन द्वारा अपनाए गए उदारवादी कार्यक्रम ने अमेरिकी दृष्टिकोण को एक नैतिक सबल प्रदान किया था, किंतु सऊदी अरब, बहरीन जैसी कुलीनतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं को दिए जाने वाले अमेरिकी सहयोग ने समर्थन अमेरिकी नीति की सदाशयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अमेरिकी हितों के अनुरूप प्रभावित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न निकाय एवं अभिकरणों के कर्मचारियों की नियुक्ति में भी अमेरिकी हस्तक्षेप को देखा जा सकता है। विभिन्न विकासशील देशों की सरकार को उत्तरदायी शासन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता आदि के संबंध में दिए जाने वाले अमेरिकी दिशा निर्देश भी इनके राजनीतिक प्रभुत्व को व्यक्त करते हैं। आर्थिक प्रभुत्व। अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने या नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न संस्थाएं, नीतियां एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आंतरिक ढांचा, कार्यप्रणाली एवं नीति क्रियान्वयन अमेरिकी दृष्टिकोण से प्रभावित रहता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे पश्चिमी गुट के देशों द्वारा भी अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को लेकर समय समय पर अपना विरोध प्रकट किया है। कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, यूनिलीवर, जनरल मोटर्स आदि अनगिनत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्ववाद को सुदृढ़ रखने में प्रबल या सबल माध्यम रखती हैं। है। यह शक्तिशाली निगम अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक सत्ता पलट जैसी गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाते हैं। इन निगमों की विशाल पूंजी एवं उच्च तकनीक, कुशल प्रबंधन तंत्र एवं विश्वव्यापी कार्यतंत्र जैसे
कार्यतंत्र किसी देश के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के पीछे ढकेलकर उन्हें निगमों की अधीनता में कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सुपर 301 जैसे विशिष्ट अमेरिकी कानून एक पक्षीय रूप से व्यापार संबंधी शर्तों को अन्य देशों पर लागू करते हैं और उन्हें अमेरिकी प्रभाव के अंतर्गत आने के लिए विवश कर देते हैं। फिर आती है सांस्कृतिक प्रभुत्व। अमेरिकी प्रभुत्ववाद की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति सांस्कृतिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। जनसंचार माध्यमों, उपग्रह चैनल, फिल्मों एवं उपभोक्तावादी विचारधारा के माध्यम से एक सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण विश्व में अमेरिकी मूल्य एवं जीवन शैली का प्रचार प्रसार किया जाता है। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ के साहित्य, नाट्य, दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के समक्ष एक कड़ी चुनौती पेश की जाती थी, किंतु सोवियत संघ के पतन एवं साम्यवादी चीन से बढ़ती हुई अमेरिकी जीवन शैली की घुसपैठ ने अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व को निरंकुश बना दिया है। आज इटली, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क जैसे विकसित देश भी अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने घरेलू सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु प्रयासरत हैं। फ्रांस द्वारा यूरोप में खपत की जाने वाली अमेरिकी फिल्में, सीडी एवं पुस्तकों के कोटे में कटौती किए जाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ को एक विरोधी मंच के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व के शिकंजे को तीसरी दुनिया के देशों पर सबसे अच्छी तरह कसा गया है। तीसरी दुनिया के लोग अपने घरेलू मामले से जुड़ी खबरों को देसी जनसंचार माध्यम से जानने की बजाय CNN जैसे विश्वव्यापी समाचार पत्र चैनलों के माध्यम से जान पाते हैं। हॉलीवुड में निर्मित अंग्रेजी फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को किसी भी आने वाले संकट से पृथ्वी की रक्षा करने वाले एक सार्वभौमिक रक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है। इन फिल्मों का विश्वव्यापी प्रदर्शन अमेरिकी भोगवादी दर्शन एवं उपभोक्तावाद को वैश्विक स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही पेप्सी, कोका कोला, रीबॉक, एडिडास जैसे भूमंडलीय प्रसार वाले उत्पाद, MTV, HBO जैसे मनोरंजक चैनल, मिकी माउस, फैंटम, बैटमैन, सुपरमैन जैसे काल्पनिक चरित्र, मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड श्रृंखलाएं आदि अमेरिकी जीवन मूल्यों को शेष विश्व पर लादने के महत्वपूर्ण साधन हैं, जिनकी परिधि में समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आता है सैन्य प्रभुत्व। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिकी सैन्य क्षमता में कटौती करने के बजाय उसका निरंतर विकास एवं विस्तार जारी है। आर्थिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभुत्व को विस्तारित करने एवं कायम रखने के लिए दूसरे देशों में सैन्य शक्ति के प्रयोग का संभावित भय पैदा करना अमेरिकी समग्र रणनीति का एक अहम हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को प्रतिद्वंदी वारसा पैक्ट के समाप्त हो जाने के बावजूद जीवित रखने और उनका निरंतर विस्तार करने का उद्देश्य यूरोप में अमेरिकी सैनिक सर्वोच्चता को कायम रखना है। चीन जैसी उभरती सैन्य शक्तियों पर दबाव बनाए रखना एवं तीसरी दुनिया के समक्ष अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना है, ताकि अमेरिकी प्रभुत्ववाद को कोई चुनौती प्रस्तुत न कर सके। खाड़ी युद्ध की विजय एवं बाद में भी इराक पर किए जाने वाली लगातार बमबारी, नाटो के नेतृत्व में यूगोस्लाविया पर बमबारी, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिकी सैनिकों और नौसैनिक बेड़ों का जमाव, नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रणाली विकास करने का प्रयास आदि अमेरिकी सैनिक प्रभुत्ववाद को प्रभावी बनाए रखने की सुनियोजित रणनीति प्रक्रिया का अंग है। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित अमेरिकी प्रभुत्व ने अपना सर्वाधिक उग्र रूप तीसरी दुनिया के देशों
के संदर्भ में मुखर किया है। तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों को अमेरिकी प्रभुत्ववाद की सघन छाया द्वारा ढक लिया गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ विपरीत ध्रुवों का उभरना शुरू हो चुका है। यूरोपीय संघ की सुदृढ़ होती हुई एकता, जापान, जर्मनी का महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, आसियान, हिमच्छेद, ओपेक जैसे संगठनों की बढ़ती हुई भूमिका, चीन का एक सैन्य आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना तथा कई छोटे देशों द्वारा परमाणु हथियारों के विकास की क्षमता प्राप्त कर लेना आदि ऐसे संकेतक हैं जो कि निकट भविष्य में एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के निर्माण की संभावना को मजबूती प्रदान करती है। तीसरी दुनिया के देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा G77, G15 नाम अफ्रीकी एकता संगठन, दशेस जैसे मंचों ने अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर किया है। अतः नवीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दबाव के चलते अमेरिकी प्रभुत्ववाद के लंबे समय तक प्रभावी बने रहने की आशाएं निरंतर क्षीण होती जा रही हैं। इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।